हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में जो सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर जिसको कहते हैं, इसके पेपर के बारे में। ठीक है, घटना चक्र ने बुक निकाली है और इसमें अध्ययन सामग्री हम लोग देख रहे थे विज्ञान के बारे में। ठीक है, और शेष पाठ्यक्रम जो और सिलेबस है वो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा की अध्ययन सामग्री पढ़ लेंगे तो उससे जो है इसमें कवर हो जाएगा। तो साइंस का इसमें इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सिलेबस दिया गया है तो उसी को लेकर ये घटना चक्र ने बुक निकाली थी, इसका हम लोग देख रहे थे। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है भौतिकी जगत विज्ञान मापन ये हो चुका है। ठीक है, शुद्ध गतिकी, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद स्थिर वैद्युतिकी तथा वैद्युत विभव, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, यहाँ तक जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में जो होगा वो चैप्टर नंबर 8 होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जो कि चैप्टर नंबर 8 में है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट 3 चैप्टर बचे जा रहे हैं। एक है विद्युत चुंबकीय तरंगे, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और संचार व्यवस्था प्रणाली, तीसरा है प्रकाश की, इसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो ये जो है तीनों चारों सब चैप्टर जो है आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैप्टर नंबर 8 जो है ये है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, और इसमें हम सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में देखेंगे, इसके बाद प्रत्यावर्ती धाराओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम पहला पॉइंट बात करते हैं तो वैद्युत तथा चुंबकत्व काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग तथा असंबद्ध परिघटनाएं मानी जाती रही हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में आस्ट्रेड, एम्पियर तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विद्युत धारा पर किए गए प्रयोगों ने यह प्रमाणित किया है कि विद्युत तथा चुंबकत्व जो है परस्पर संबंधित है। फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग किए गए इसमें। ठीक है, दोनों भौतिक शास्त्री थे, इन्होंने प्रयोग किया। अब इनके प्रयोग की बात करेंगे तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा उसकी समझ फैराडे एवं हेनरी के द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है, यानी कि इसके क्षेत्र में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैराडे और हेनरी के द्वारा किए गए प्रयोग पर आधारित है, उन्हीं की सबसे ज़्यादा जो है इस पर खोजी गई चीज़ें हैं। हेनरी की बात करेंगे तो ये जोसेफ हेनरी इनका पूरा नाम था। 1797 से 1878 तक। ठीक है, जोसेफ हेनरी जो है अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक शास्त्री, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के प्रथम निदेशक थे। इन्होंने जो है लोहे के ध्रुवों के चारों ओर पृथक्कृत दंड चुंबक को स्थिर रखकर तथा इसके स्थान पर तार की कुंडलियां जो है लपेट कर उन्होंने विद्युत चुंबकों में महत्वपूर्ण सुधार किए तथा एवं एक विद्युत चुंबकीय मोटर तथा एक नए दक्ष टेलीग्राफ का आविष्कार किया और उन्होंने स्वप्रेरण की खोज की। ठीक है, और इस बात का भी पता लगाया कि वैसे एक परपथ में प्रवाहित धारा दूसरे परपथ में धारा प्रेरित करती है। ठीक है, इतने सारे काम जो है ये किसके द्वारा किया गया था? हेनरी के द्वारा किया गया था। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। इसको WV से डिनोट करते हैं और इसे टेस्ला वर्ग मीटर के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। यानी कि वेबर लिखा हो या फिर टेस्ला वर्ग मीटर लिखा हो तो दोनों के द्वारा तो क्या है, ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है, तो इसलिए ये अदिश राशि होती है। ठीक है, फैराडे ने जो है प्रायोगिक परीक्षणों के नियम के रूप में व्यक्त किया, जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहा जाता है। इस नियम को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, माइकल फैराडे की बात करें तो 1791 से 1867 तक ये रहे। इन्होंने जो है विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की इन्होंने, विद्युत अपघटन के नियम, बेंजीन तथा अन्य तत्व की ध्रुवण तल विद्युत क्षेत्र में घूर्णन कर सकता है, ये सारी चीज़ें फैराडे के द्वारा बताई गई। ठीक है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ट्रांसफार्मर की खोज का श्रेय जो है फैराडे को ही जाता है। उन्हें 19वीं शताब्दी का महानतम प्रयोगात्मक वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, किन्हें? ये फैराडे को माना जाता है। इसके बाद अब इसमें देखते हैं लेंज का नियम व ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, 1834 में जर्मन भौतिकविद थे हेनरिक फ्रेडरिक लेंज, जिन्होंने एक नियम का निगमन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। अब इन्होंने कौन सा नियम बताया था, आगे देखते हैं। ये नियम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी कि दिशा का स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से वर्णन करता है। इस नियम का प्रकथन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी कि पोलरिटी इस प्रकार होती है कि वो उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है,
गतिक विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV को जो है गतित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने के बजाय किसी चालक को गतिमान करके किसी परपथ द्वारा घिरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। भंवर धाराओं के बारे में बात करेंगे तो वृत्ताकार लूपों जैसे कि सुपरिभाषित पथों में प्रेरित हुई विद्युत धाराओं के विषय में अध्ययन किया गया है, लेकिन जब चालकों के स्थूल टुकड़ों को परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में रखते हैं तो उनमें भी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा उनके प्रवाह का पैटर्न पानी के चक्कर में खाते भंवरों से मिलता है। इस प्रभाव को भौतिकविद फोको ने जो है खोजा तथा इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ताम्र पट्टिका को जो है एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच सरल लोलक की भांति जो है दोलित कराते हैं और यह देखा गया कि पट्टिका की गति अवमंदित है तथा कुछ ही क्षणों में वो चुंबकीय क्षेत्र में जो है विराम अवस्था में आ जाती है। इस परिघटना की व्याख्या हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कर सकते हैं। जब पट्टिका चुंबकीय ध्रुवों के अंदर क्षेत्र में जो है अंदर और बाहर गति करती है तो पट्टिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन पट्टिका में भंवर धाराएं प्रेरित करता है। जब पट्टिका दोलन करते हुए ध्रुवों के क्षेत्र के बीच में जो है प्रवेश करती है तथा जब यह जो है उस क्षेत्र के बाहर निकलती है तो भंवर धाराओं की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत होती है। भंवर धाराएं एवं अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है, जैसे कि रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में जो है इसका भंवर धाराओं का प्रयोग करते हैं। जो कुछ विद्युत चालित रेलगाड़ियों में जो है पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। जब विद्युत चुंबकों को जो है सक्रिय किया जाता है तो पटरियों में क्या होती है, प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं और यहाँ जो है क्योंकि यहाँ पर कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार के झटके भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है विद्युत चुंबकीय अवमंदन। तो विद्युत चुंबकीय अवमंदन में कुछ धारा मापियों की क्रोड जो है स्थिर होती है तथा अचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती है। जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं जो होती हैं इसकी गति का विरोध करती हैं तथा कुंडली को तेजी से विरामावस्था में ले आती हैं। प्रेरण भट्टी की बात करें तो प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है तथा जो है घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने के काम आ सकती है। एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि AC करंट प्रवाहित की जाती है और यह जो है कुंडली उन धातुओं को घेरे होती है जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करते हैं जो उन धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, इसके बाद विद्युत शक्ति मीटर की बात करेंगे तो ये जो है विद्युत शक्ति मीटर जो है में एक धातु की चमकदार डिस्क भंवर धाराओं के कारण ही घूर्णन करती है। कुंडली में जो है परिवर्ती धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों से डिस्क में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन की बात करेंगे तो एल्युमिनियम तथा PVC के बने समान आंतरिक व्यासों के दो पतले खोखले बेलनाकार पाइप लीजिए और इन्हें क्लैंप की सहायता से स्टार्ट स्टैंड पर ऊर्ध्वाधर लगाइए। ठीक है, ये बताया गया कि अगर इसको हम करेंगे इस तरीके से करिए तो आप विद्युत चुंबकीय अवमंदन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया कि एक छोटा बेलनाकार चुंबक लीजिए जिसका एक व्यास जो है पाइपों के आंतरिक व्यास से थोड़ा कम हो और इसे जो है प्रत्येक पाइप में इस प्रकार गिराइए कि गिरते समय चुंबक पाइपों की दीवारों को न छुएं और इसमें नोट कीजिए कि प्रत्येक दशा में पाइप से जो है बाहर आने में जो है कितना समय लगता है। ठीक है, तो आप इसमें पाएंगे कि PVC के बने पाइप में गिरते समय चुंबक जो है पाइप के बाहर आने में उतना ही समय लेता है जितना कि वो उसी ऊंचाई तक बिना पाइप के गिरते समय लेता है। और आप ये भी देखेंगे कि एल्युमिनियम के पाइप में गिरते समय चुंबक अपेक्षाकृत काफ़ी समय लेता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये जो है उन भंवर धाराओं के कारण ही होता है जो कि एल्युमिनियम के पाइप में उत्पन्न होकर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात चुंबक की गति का विरोध करती हैं। ठीक है, भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न मंदक बल चुंबक की गति का निरोध करता है और इस प्रकार की परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है PVC जो है पाइप में भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती क्योंकि इसका पदार्थ विद्युत रोधी होता है जबकि एल्युमिनियम एक चालक है। प्रेरकत्व की बात करेंगे तो एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से अथवा उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो सकती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रेरकत्व जो होता है एक अदिश राशि होता है और इसकी बीमा क्या होती है ml² T⁻²2 A⁻² होता है जो कि फ्लक्स की बीमाओं तथा धाराओं की बीमाओं के अनुपात द्वारा व्यक्त की जाती है। प्रेरकत्व जो है SI मात्रक क्या है, हेनरी है। ठीक है, इसे H के द्वारा व्यक्त करते हैं जिसका नाम जो है जोसेफ हेनरी के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने इंग्लैंड के वैज्ञानिक फराडे से अलग अमेरिका में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ठीक है,
अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बात करते हैं तो ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण परिघटना का प्रौद्योगिक रूप से कई प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और उसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में भी यही उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक असाधारण और महत्वपूर्ण प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन करता है। 100 मेगावाट सामर्थ्य का आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। इस मशीन के विकास का जो है श्रेय युगोस्लाव वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को जाता है। किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए विधि है यह है कि लूप के अभिविन्यास में अथवा इसके प्रभाव के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मूल अवयवों की एक कुंडली होती है जो रोटर शेफ्ट पर आरोपित होती है। कुंडली का घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है। ठीक है, कुंडली जो है जिसको आर्मेचर कहते हैं, इसको कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बाह्य साधन द्वारा यांत्रिक विधि से घूर्णन कराया जाता है। ठीक है, कुंडली के घूमने से इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है जिससे कि कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, कुंडली के सिरों को सर्पी बलों तथा ब्रूसों की सहायता से एक बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है। पक्षियों का प्रवसन की बात करेंगे तो पक्षियों का प्रवसन जो होता है पर्यटन या जीव विज्ञान के क्षेत्र में और वास्तव में विज्ञान के सभी क्षेत्रों में एक रहस्य बना हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक सर्दी में साइबेरिया से पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप के जल स्थलों में बिना कोई गलती किए उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। कुछ चिंतकों ने यह सुझाव दिया है कि इस प्रवर्सन पैटर्न के पीछे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो सकता है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के विकासीय इतिहास में सदैव उपस्थित माना जाता रहा है। प्रवर्सन करने वाले पक्षियों के लिए दिशा ज्ञात करने में यह चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत लाभकारी हो सकता है और जहाँ तक हमें ज्ञात है कि पक्षियों में जो है किसी प्रकार के लौह चुंबकीय पदार्थ पाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही जो है प्रवर्सन की दिशा होता है। प्रवर्सन की दिशा में निर्धारित युक्त संगत प्रक्रम हो सकता है। और एक स्तंभ विचार करें तो माना पक्षियों के मार्ग में चुंबकत्व की तीव्रता v है तो पक्षी की गति v है, तो पक्षी के शरीर में विशिष्ट बिंदुओं की दूरी l है, तो ये तीनों सदिश अन्योन्य रूप से एक दूसरे के लंबवत हैं। तब गति के विद्युत वाहक बल के समीकरण से एप्सिलॉन बराबर BLB होता है। ठीक है, यहाँ पे B बराबर 4×10�8 T और टेस्ला और L बराबर 2 सेंटीमीटर चौड़ा और V बराबर 10 मीटर पर सेकंड पर लेने पर 8 म्यू V प्राप्त होगा एप्सिलॉन। ठीक है, अब यदि यह अत्यंत कम विभवांतर सुझाता है कि हमारी परिकल्पना का वैधता जो है वह संदेहास्पद है। कुछ प्रकार की मछलियाँ अवश्य इतने अल्प विभवांतर को संसूचित कर सकती हैं, तथापि इन मछलियों में जो है कुछ विशेष कोशिकाओं की पहचान की गई है जो अत्यल्प विभवांतर का संसूचन कर सकती हैं। ठीक है, पक्षियों में इस प्रकार की कोशिकाओं की पहचान नहीं की जा सकी है, अतः पक्षियों में प्रवर्सन आज भी एक गुत्थी है। अब क्षेत्रफल A की किसी सतह को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर उसमें गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बराबर B डॉट A यानी कि BA cos थीटा, इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, B और A के बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे रखा जाएगा। इसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार N फेरे युक्त कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के तुल्य होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है -N d∅/dt होता है। ठीक है, और एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होता है। यदि परिपथ बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा यानी कि I बराबर एप्सिलॉन/r स्थापित हो जाती है, जहाँ r क्या होता है, परिपथ का प्रतिरोध होता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वो जो है उस दिशा में धारा प्रवाहित करे जो उसी परिवर्तन का विरोध करे जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, फैराडे द्वारा निष्पादित व्यंजक में ऋण चिन्ह इसी बात का द्योतक है। यदि एक L लंबाई के धात्विक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखें तथा इसे क्षेत्र के लंबवत V वेग से जो है ले चलाएं तो इनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, BLB। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें आगे तो दिया गया प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के निकट स्थित धातु की वस्तुओं के द्वारा जो है लूप स्थापित हो जाते हैं। इन लूपों में ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा क्षयित होती है। ऐसी धाराएं भंवर धाराएं होती हैं। प्रेरकत्व फ्लक्स बंधता और धारा का अनुपात है। ठीक है, प्रेरकत्व क्या है, फ्लक्स बंधता और धारा का क्या है, अनुपात है, इसका मान होता है N∅/L। ठीक है, किसी कुंडली में जो है धारा परिवर्तन निकट स्थित कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। इसको एप्सिलॉन1 बराबर M12/dL2/dt से व्यक्त करते हैं। M12 कुंडली L का जो है कुंडली 2 के सापेक्ष जो है अन्योन्य प्रेरकत्व है।
M21 को भी इसी प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। और इन दो प्रेरकत्वों का एक सामान्य तुल्यता होती है कि M12 बराबर M21 के, ठीक है। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। इस स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एप्सिलॉन बराबर माइनस L इंटू DL/dt होता है, ठीक है। L क्या है? कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। और एक फार्मूला इस तरीके से अगर आएगा क्वेश्चन तो इस पर फार्मूला को याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये कुंडली के जड़त्व की माप होती है परिपथ में जो किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। किसी लंबी परिनालिका जिसकी क्रोड जो है μr सापेक्ष चुंबकशीलता की पदार्थ की है तो स्वप्रेरकत्व निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि L बराबर μ0 n² AL इसका जो है फार्मूला बनता है, ठीक है। ए जो है वो परिनालिका का अनुप्रस्थ काट है, L उसकी लंबाई है तथा n उसकी लंबाई इसकी इकाई लंबाई में लपेटों की संख्या को व्यक्त करते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यदि n फेरों वाली तथा a अनुप्रस्थ काट वाली कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रति सेकंड v चक्कर लगाए तो गतिक विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन बराबर NBA 2 पाई इंटू v साइन इंटू 2 पाई इंटू VT होता है, ठीक है। और इसमें हमने मान लिया कि t बराबर 0 और इस कुंडली चुंबकीय क्षेत्र पर अभिलंबवत है। अब इसके बाद राशि कुछ दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो इसका मात्रक वेबर होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल यानी कि EMF इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्रेरकत्व की बात करेंगे तो हेनरी होता है, ठीक है। दोनों प्रेरकत्व चाहे अन्योन वाला चाहे शो वाला, ठीक है। विमाओं की बात अगर हम करेंगे इसमें देखिए चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है ml² T⁻⁻2 A⁻1। विद्युत वाहक बल का होता है ml² T⁻3 A⁻1। और प्रेरकत्व का होता है ml² T⁻2 A⁻2। स्वप्रेरकत्व का होता है ml² T⁻2 A⁻2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें होती हैं। अब आगे हम प्रत्यावर्ती धाराओं की बात करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं AC करंट से, ठीक है। तो हमारे जो है घरों और दफ्तरों में पाया जाने वाला जो मुख्य विद्युत प्रदाय यानी कि मेन सप्लाई जो होता है इलेक्ट्रिक का, वो ऐसी ही वोल्टता का स्रोत होता है जो समय के साथ साइन फंक्शन की भांति परिवर्तित होता है। ऐसी वोल्टता को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता। तथा किसी परिपथ में द्वारा अचालित धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, ठीक है। आजकल जिन वैद्युत युक्तियों का हम उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश के लिए AC वोल्टता की ही आवश्यकता होती है और इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश विद्युत कंपनियों द्वारा बेची जा रही विद्युत ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में ही संप्रेषित एवं वितरित होती है। DC पर AC के उपयोग को वरीयता दिए जाने का मुख्य कारण यह है कि AC वोल्टताओं को ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से एवं दक्षता के साथ एक वोल्टता से दूसरी वोल्टता में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त AC के रूप में लंबी दूरियों तक विद्युत ऊर्जा संप्रेषण भी अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसे अभिलक्षण प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग जो है दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक युक्तियों में किया जाता है। उदाहरणार्थ अगर हम देखेंगे तो जब हम अपने रेडियो को अपने मनपसंद स्टेशन से संशोधित करते हैं तो AC परिपथों के एक विशिष्ट गुण का लाभ उठाते हैं जो अनेक गुणों में से एक है, ठीक है। इसके बाद निकोला टेस्ला की बात करेंगे तो 1856 से लेकर 1943 तक क्या थे? ये थे मतलब जिंदा थे, इनकी जो आई थी। और टेस्ला ने जो है सार्बिया अमेरिका के वैज्ञानिक आविष्कारक प्रतिभावान व्यक्ति तथा चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने का उनका विचार ही व्यवहारिक रूप में जो है सब प्रत्यावर्ती धारा मशीनों का आधार बना, जिसके कारण विद्युत शक्ति के युग में प्रवेश किया जा सका। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त अगर देखा जाए प्रेरण मोटर यानी कि AC शक्ति की बहुभेद प्रणाली, रेडियो, टेलीविज़न तथा अन्य वैद्युत उपकरणों पर लगने वाली उच्च आवृत्ति प्रेरण कुंडली का आविष्कार भी उन्होंने किया। चुंबकीय क्षेत्र के SI मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो प्रतिरोधक पर प्रयुक्त AC वोल्टता की बात करें तो देखिए नीचे कुछ चित्र दिया गया है, उसमें AC वोल्टता स्रोत एप्सिलॉन से जुड़ा प्रतिरोधक R दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अभी उसमें ये जो दिया गया है इस तरीके से ये इस चित्र की बात कर रहा है। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो जो संकेतक चिन्ह है ये AC स्रोत का संकेतक चिन्ह इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ हम ऐसे स्रोत की बात करें जो अपने सिरों के बीच ज्यावक्रिय यानी कि साइन फंक्शन के रूप में परिवर्तनशील विभवांतर उत्पन्न करता है। माना कि यह विभवांतर AC वोल्टता भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित प्रकार से इसको व्यक्त किया V बराबर VM साइन ओमेगा इंटू T, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर हम देखते हैं
तो वी एम क्या है, दोलायमान विभवांतर का आयाम एवं ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति है। ठीक है। प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान प्राप्त करने के लिए हम चित्र में दर्शाए गए परिपथ का किरचॉफ का लूप नियम जो है होता है एप्सिलॉन टी इंटू सिग्मा एप्सिलॉन टी इंटू जीरो, एप्सिलॉन टी बराबर 0 लागू करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है वी एम साइन ओमेगा टी बराबर आई आर, अथवा आई बराबर वी एम अपान आर इंटू साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। ठीक है। चूँकि आर एक जो नियतांक है तो इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है। यहाँ आई एम के लिए सूत्र है धारा आयाम आई एम के लिए जो है सूत्र है आई एम बराबर वी एम अपान आर। ठीक है। यानी कि जो होता है सूत्र आई बराबर वी अपान आर, उसी में जो है ये उसी का ये फार्मूला है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ये जॉर्ज वेस्टिंगहाउस कौन थे, तो इनके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। इन्होंने भी एसी के बारे में, एसी करंट के बारे में कुछ चीज़ें दी। ये जो है दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के प्रमुख या पक्षधर थे वेस्टिंगहाउस। अतः दिष्ट धारा के समर्थक थॉमस एल्वा एडिसन से उनका सीधा संघर्ष हुआ। वेस्टिंगहाउस का पूर्ण विश्वास था कि प्रत्यावर्ती धारा प्रौद्योगिकी के हाथ में ही वैद्युतीय भविष्य की कुंजी है। उन्होंने अपने नाम की वाली प्रसिद्ध कंपनी की स्थापना की और निकोला टेस्ला एवं अन्य आविष्कारकों जैसे को प्रत्यावर्ती धारा मोटरों और उच्च वोल्टता पर विद्युत धारा के संप्रेषण संबंधी उपकरणों के विकास के लिए नियुक्त किया, जिससे बड़े पैमाने पर प्रकाश प्राप्त करने में मार्ग खुला। ठीक है। अब इसमें देखें तो संधारित्र पर प्रयोग, तो एसी वोल्टता कैसे प्रयोग किया गया, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर पर। तो जब डीसी परिपथ में जो वोल्टता स्रोत से किसी संधारित्र को जोड़ा जाता है तो इसमें धारा उस अल्पकाल के लिए ही प्रवाहित होती है जो संधारित्र की प्लेटों पर क्या होता है, एकत्रित होता है। ठीक है। और उनके बीच विभवांतर बढ़ता है जो धारा का विरोध करता है। डीसी परिपथ में ज्यों ज्यों संधारित्र आवेशित होता है यह परिपथ धारा को सीमित करता है अथवा उसके प्रवाह का जो है विरोध करता है। जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा गिरकर शून्य हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें संधारित्र से जुड़ी, अब ये देखिए कैपेसिटर इसमें लगा दिएगा, ये धारा बह रहा है इसमें, तो ये वोल्टता इसमें दिखाया गया है। ठीक है। जब संधारित्र एसी स्रोत से जोड़ा जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, तो धारा को नियंत्रित तो करता है पर आवेश के प्रवाह को पूरी तरह रोकता नहीं है, क्योंकि धारा प्रत्येक अर्धचक्र में प्रत्यावर्तित होता है। संधारित्र भी एकांतर क्रम में आवेशित और अनावेशित होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अनुनाद। अनुनाद की बात करें तो अनुनाद ऐसे सभी निकायों की एक सामान्य परिघटना है जिनमें एक विशिष्ट आवृत्ति से दोलन की प्रवृत्ति होती है और यह आवृत्ति उस निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। उदाहरण की बात करें तो झूला पर बैठा हुआ बच्चा है जिस झूले की लोलक की ही तरह मूल बिंदु के इधर उधर दोलन की एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है। यदि बच्चा रस्सी को नियमित समय अंतरालों पर खींचता है और खींचने की आवृत्ति लगभग झूले के दोलनों के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो तो झूलने का आयाम क्या होगा, अधिक होगा। अनुनाद की परिघटना जो है केवल उन्हीं परिपथों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें एल एवं सी दोनों विद्यमान होते हैं, क्योंकि केवल तभी एल एवं सी सिरों के बीच वोल्टता विपरीत कला में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करती हैं और धारा आयाम वी एम अपान आर होता है तथा कुल स्रोत वोल्टता आर के सिरों के बीच ही प्रभावी पाई जाती है। अतः इसका अर्थ ये हुआ आर एल या आर सी परिपथ में अनुनाद नहीं होता। ठीक है। अनुनाद की तीक्ष्णता अगर ज्ञात करना है तो आई एम बराबर इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। इसका अधिकतम मान इस तरीके से हो सकता है। ठीक है। अब उदाहरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखते हैं तो दोलन। ठीक है। ये हो गया अनुनाद। दोलन की बात करेंगे तो एक संधारित्र यानी कि एक कैपेसिटर जो होता है एवं एक प्रेरक क्रमशः विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा संचित कर सकते हैं। जब एक पहले से आवेशित संधारित्र एक प्रेरक के साथ जोड़ा जाता है तो संधारित्र पर आवेश तथा एवं परिपथ में धारा वैद्युत दोलनों की वैसी ही परिघटना प्रदर्शित करते हैं जैसी यांत्रिक प्रणालियों के दोलनों में देखी जाती है। अब यांत्रिक और वैद्युत राशियों में समतुल्यता की बात करेंगे तो यांत्रिक निकाय और वैद्युत निकाय। द्रव्यमान m जो है तो वैद्युत निकाय में ये प्रेरकत्व L के तरह कार्य करता है। ठीक है। बल नियतांक के जो है व्युत्क्रम धाता 1/c के तरह कार्य करता है। x जो होता है ये q की तरह होता है। ठीक है। v बराबर dx/dt जो होता है i बराबर dq/dt के बराबर होता है। इस तरीके से मतलब ये दोनों सेम ये यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है। यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे जो देखेंगे तो इस तरीके से इसमें निकलता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है?
तो देखिए ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर थोड़ा विस्तृत रूप से दिया गया है। तो अनेक उद्देश्यों के लिए एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे या अधिक या कम मान में परिवर्तित करना या रूपांतरित करना आवश्यक हो जाता है, और ऐसा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधारित एक युक्त के द्वारा किया जाता है, जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये उच्च एसी को निम्न एसी वोल्टता में क्या है कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ लगी होती हैं जो एक दूसरे के विद्युत रोधी होती हैं, और वह एक कोमल लौह क्रोड पर लिपटी होती हैं। ठीक है, एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं जिसे NP लपेटे होते हैं, इसमें NP लपेटा होता है, और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं, इसमें NS लपेटे होते हैं। ठीक है, प्रायः प्राथमिक कुंडली निवेशी कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर की निर्गत कुंडली होती है। अब कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर का फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें प्राथमिक कुंडली और इधर जो होता है ये द्वितीयक जो होता है वो कुंडली होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये क्या है कोमल लोह क्रोड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रतिरोधक R के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उसमें धारा क्या होता है संचालित होती है, जहां IM बराबर VM/R, और यह धारा प्रयुक्त वोल्टता की कला में होती है। ठीक है, इसके बाद किसी प्रतिरोधक धारा R से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो I बराबर IM sin ओमेगा t के लिए जूल तापन के कारण माध्य शक्ति क्षय हाफ I²M/R होता है, और इसे उसी रूप में व्यक्त करने के लिए जिसमें DC शक्ति जो होता है P बराबर I²R को व्यक्त करते हैं, धारा के एक विशिष्ट मान का उपयोग किया जाता है, और इसे वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं तथा I से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें फार्मूले सारे दिए हुए हैं, और फार्मूला का क्या है इसको हम जो है देख लीजिए, इसको मैं जो है इसका PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो कुछ उदाहरण भी दिया गया है इसके तहत। ठीक है, विद्युत बल्ब दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया, वाट दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया और 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। अब निकालना है बल्ब का प्रतिरोध, स्रोत की शिखर की वोल्टता, बल्ब में प्रवाहित होने वाली RMS धारा। तो देखिए फार्मूला जो ऊपर दिया गया था उसी से बेस पर निकलेगा। पहले की बात करते हैं तो P बराबर जो दिया गया है वो 100 वाट है, V बराबर 220 वोल्ट है। बल्ब का प्रतिरोध किससे निकालेंगे तो R बराबर V²/P से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे सीधा सीधा, निकालेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। फिर शिखर वोल्टता अगर हम निकालेंगे तो VM बराबर √2V होता है, तो यहाँ पे हम अगर मान रखेंगे तो 311 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद P निकाल दो, I बराबर निकालना है तो P बराबर IB होता है और I बराबर P/B होता है। P दिया है 100 वाट, 220 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे एम्पायर कितना धारा हो जाएगा 0.45 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इस तरीके से निकाला गया है, और फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी इसी में दिया गया है जो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है संक्षेप में, आप मैं इसका PDF दूंगा, आप लोग देखकर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ दिया गया है भौतिक राशियाँ, प्रतीक और बीमा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो RMS वोल्टता की बात करेंगे तो इसका प्रतीक होता है VRMS, विमाएँ इसकी होती हैं ml² T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है V होता है। RMS धारा की बात करेंगे तो I RMS से डिनोट करते हैं, इसका बीमा होता है A, और इसका मात्रक क्या होता है A ही होता है। ठीक है, इसके बाद यानी कि A मीन्स एम्पियर। प्रतिघात में देखा जाए तो प्रेरणिक प्रतिघात XL और धारितात्मक जो है XC होता है। ठीक है, और इसका जो होता है क्या मात्रक जो होता है बीमा जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ml² T⁻³ A², और इसी तरीके से धारात्मक का भी होता है, इसके तीनों के ओम होते हैं क्या मात्रक। ठीक है, और प्रतिबाधा का क्या होता है Z होता है इसका संकेतक चिन्ह, इसका भी बीमा सेम होता है। अनुनाद की बात करेंगे तो ये ω/R या ω0 से डिनोट करते हैं, और ये जो है T⁻⁻1 जो होता है इसका बीमा होता है, और हर्ट्ज क्या होता है इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद गुणता कारक Q से डिनोट करते हैं, बीमाहीन होता है। शक्ति कारक ये भी बीमाहीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे तो ये था पूरा ओवरऑल। ठीक है, इधर आपका टिप्पणी कुछ उससे संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो, ये चैप्टर जिसको हम लोगों ने देखा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और इसका मैं PDF जो है टेलीग्राम लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद यानी बुक ख़त्म होने के बाद मैं पूरा बुक एक PDF बनाकर दे दूँगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।